हेलो एवरीवन। क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने संविधान के बारे में जाना, संविधान क्या होता है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। इस संदर्भ में हमने साउथ अफ्रीका का केस स्टडी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमने यह जाना किन परिस्थितियों में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, आखिर वो क्या कारण थे कि अंग्रेज़ों के समय बनाए गए कुछ नियमों को ज्यों का त्यों भारतीय संविधान में लागू कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, उसका क्या योगदान है संविधान बनाने में, हमने इसके बारे में भी जाना। इस वीडियो में हम लोग संविधान के कुछ मूल्यों के बारे में जानेंगे और उसकी प्रस्तावना के बारे में, संविधान के प्रेम्बुल के बारे में जानेंगे कि संविधान का प्रेम्बुल क्या होता है, संविधान के प्रेम्बुल में क्या लिखा है, और उसके हम हर शब्द का मतलब जानेंगे और पूरे प्रस्तावना को हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के क्या जो मूल्य हैं, तो उसमें हमारा टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का दर्शन। वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाई इट formed the foundation for India's democracy. These values are embedded in the preamble of the Constitution. यानी जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। यानी जिन मूल्यों ने, जिन आदर्शों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, यानी जिन आदर्शों से प्रेरित होकर भारत में इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया गया और उस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को जिस मूल्य ने, जिस वैल्यूज़ ने गाइड किया, वही हमारे भारतीय डेमोक्रेसी का आधार बने और वही आधार संविधान के प्रस्तावना में लिखे गए हैं, उसमें डाले गए हैं। द प्रीएम्बल कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन मूल्यों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं। संविधान की शुरुआत जो बुनियादी मूल्य हैं उसकी एक छोटी सी उद्देशिका से ही शुरू होती है। यानी जब भी आप संविधान पढ़ेंगे तो संविधान की जो शुरुआत होती है वो प्रीएम्बुल से ही होती है। एनसीईआरटी बुक कोई भी सब्जेक्ट का हो, उसका पहला जो दूसरा पेज होता है उसमें प्रीएम्बल ही लिखा हुआ होता है। तो प्रीएम्बल क्या है? तो इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेलुएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड। यानी संविधान सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। कहने का मतलब कि उस प्रस्तावना के द्वारा ही, उसके सहारे ही यह परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बुल है, वह पूरे संविधान का निचोड़ है। संविधान किस बारे में है, किन आदर्शों पर, किन मूल्यों पर, किन सिद्धांतों पर हमारा संविधान लिखा गया है, उसका पूरा निचोड़ उस प्रस्तावना में, प्रीएम्बुल में दिया हुआ है। यानी प्रीएम्बल वो पाइवोट है या वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द हमारा संविधान घूमता है। इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। यानी प्रीएम्बल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बिना प्रीएम्बुल को जाने, बिना प्रीएम्बुल को पढ़े हम कभी संविधान को नहीं समझ सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग एक नज़र डालते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बुल पर। तो उसमें है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual
and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. यानी अगर हम इस प्रेम्बुल का, इस प्रस्तावना का अगर हिंदी रूपांतरण करें तो इस तरीके से होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान की प्रस्तावना है। अब यहाँ पर आप कुछ वर्ड्स को हाईलाइटेड देख रहे होंगे ब्लू कलर में। ये कुछ की टर्म्स हैं जिनको जाने बिना हम इस प्रस्तावना का, इस प्रियम्बल का मतलब नहीं समझ सकते। तो आइए हम एक एक करके इन सभी टर्म्स के बारे में जानते हैं और समझते हैं। तो हमारा पहला टर्म है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। इसका मतलब ये कि भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। यानी संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने ही किया है, भारत के लोगों ने ही अपने देश का संविधान निर्माण किया है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे देश ने इस संविधान को बनाकर हमें पेश कर दिया कि लो हमने तुम्हारे देश का कानून बना दिया, हमने तुम्हारे देश का संविधान बना दिया, तुम इसके अनुसार ही अपने देश के कार्य को चलाओ, अपने देश के शासन को चलाओ। ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे देश के लोगों ने ही मिलकर हमारे देश के संविधान को बनाया है। अगला है हमारा सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यानी इसे यूँ समझें कि हमें अपने बारे में फ़ैसला लेने का खुद अधिकार है। जैसे मुझे क्या करना है या आप लोगों को क्या करना है भविष्य में, ये आपका स्वयं का फैसला होगा। आपका दोस्त आकर आपको नहीं बोल सकता कि तुम फलाने कंपनी में फ़लाने पोस्ट पर काम करोगे, ऐसा नहीं, बल्कि हम जो चाहें हम वही काम करेंगे, कोई और हमें आदेश नहीं दे सकता है। उसी तरीके से हमारे देश का संविधान भी है, ये सॉवरेन है, प्रभुत्व संपन्न है कि पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है समाजवाद। समाजवाद का मतलब समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हों। कहने का मतलब ये, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी वो समाज में हर लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है। इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जिसका वो मेंबर है, या अगर हम अपनी एग्जांपल लें कि हम किसी न किसी सोसाइटी के मेंबर हैं, तो मेंबर होने का मतलब ये हुआ कि उस सोसाइटी में अगर कुछ भी काम होता है, अगर कुछ भी फैसला लिया जाता है, तो उसमें मेरी बातों का भी उतना ही महत्व है जितना अन्य लोगों की बातों का है। दैट मीन्स कि समाज में रहने वाला हर तबके का इंसान, चाहे वो अमीर है या गरीब है, या किसी भी समुदाय से बिलोंग करता है, या किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, या किसी भी रंग से बिलोंग करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
बल्कि सभी का बराबर अधिकार है। जितना अधिकार एक समुदाय का है उतना ही दूसरे समुदाय का है, जितना अधिकार एक धर्म का है उतना ही दूसरे धर्म का है, जितना अधिकार अमीर का है वही अधिकार गरीब का है। यानी सबके बातों का बराबर महत्व है, सबकी बातों का इम्पोर्टेंस है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। या अगर कोई प्रॉपर्टी कोई अगर अर्न करना चाहता है, अगर किसी से संपत्ति को खरीदना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि सरकार अमीर गरीब देखकर या कोई धर्म देखकर, जाति देखकर, वर्ण देखकर, विशेष देखकर, रंग देखकर नियम बनाएगी, कतई नहीं। बल्कि वो किसी भी धर्म, जाति, रंग विशेष का हो, सभी के लिए नियम समान है, उसी समान नियम के तहत ही वो कार्य कर सकते हैं। तो ये मतलब हुआ सोशलिस्ट का, यानी कि समाजवाद का। अगला हमारा टॉपिक है, पॉइंट है सेक्युलर, यानी कि पंथ निरपेक्ष। सेक्युलर का हिंदी होता है पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। यानी कि अगर देश का नागरिक किसी भी धर्म को अपनाना चाहे, उसे पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह किसी भी धर्म को अपना सकता है, उस पर कोई जोर या ज़बरदस्ती नहीं लाद सकता। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी जानना होगा कि हमारे देश में कोई आधिकारिक धर्म नहीं, यानी कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि यही धर्म ऑफिशियल, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं, यानी कि हर धर्म की अपनी एक मान्यता होती है, हर धर्म का अपना एक आचरण होता है, तो उन सभी धार्मिक मान्यताओं को, सभी आचरणों को सरकार सम्मान भाव से देखती है। दैट मीन्स सिटीजन्स have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treats all religious beliefs and practices with equal respect. अगला है हमारा टर्म डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक के बारे में, इस टर्म के बारे में पिछले चैप्टर में हमने एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया था कि डेमोक्रेसी क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसा होता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री कैसा होता है, तो सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। यानी एक ऐसा सरकार जहां लोग ही यह तय करते हैं कि उनके ऊपर शासन कौन करेगा, और सत्ता में आने के बाद वो मनमानी नहीं कर सकते, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पैरामीटर सेट किए गए हैं, उन्हीं पैरामीटर के अनुसार ही उन्हें काम करने हैं, वो उसके खिलाफ जाकर कोई काम नहीं कर सकते। और गणराज्य का मतलब शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। यानी रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि अगर एक बार कोई लीडर अगर सत्ता में आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा ही प्राइम मिनिस्टर होगा या चीफ मिनिस्टर का बेटा ही चीफ मिनिस्टर होगा। ऐसा कोई कानून हमारे देश में नहीं है, कोई वंशानुगत परंपरा नहीं चलती है, बल्कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में जो उम्मीदवार विजयी होगा वही सत्ता में बैठेगा। कोई वंशवाद यहाँ पर नहीं चल सकता। अगला हमारा है जो वर्ड है, जो की टर्म है, वो है जस्टिस। जस्टिस का मतलब हुआ न्याय। न्याय का मतलब नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है कि हमारे देश का इंसान, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, इस पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। सभी का यहाँ पर बराबर अधिकार है, सभी मिलजुल कर रहते हैं और सभी के साथ एक जैसा कानून फॉलो होता है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी सभी कानून की नज़र में बराबर हैं। अगला है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, यानी नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। यानी नागरिक अपनी सोच के लिए, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, किसी भी तरह के लिए वो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी नहीं होने का ये मतलब नहीं कि नागरिक कुछ भी बोल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। यानी वो अपनी सोच को तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो अपनी बातों को सरकार के सामने या किसी के सामने भी रख सकते हैं, लेकिन उन बातों को रखने का भी एक तरीका होगा, उसमें एक शालीनता होनी चाहिए।
उसमें अभद्रता नहीं होनी चाहिए, यानी आप गाली गलौज करके किसी से बात नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम सिर्फ ये कहें कि व्यक्ति को, नागरिक को बात करने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब कि कुछ भी बोल सकता है, कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करके किसी से बात कर सकता है? बिल्कुल नहीं। बात करने की स्वतंत्रता है, विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन एक दायरे में। उस दायरे के अगर आप बाहर जाते हैं तब आप पर संविधान की तरफ से एक अनुचित पाबंदी लगी होगी। अगला है इसमें समता। समता यानी कि इक्वलिटी। इक्वलिटी का अर्थ होता है समता। इसका मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। यानी इक्वलिटी का मतलब, जैसा हमने पहले भी देखा कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ इन द आइज ऑफ द लॉ, सभी कानून की नज़र में बराबर हैं और सामाजिक या आर्थिक तरीक़ों से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और ये जिम्मेदारी सरकार की है कि अगर कोई भेदभाव हो रहा है तो उस पर कड़ा एक्शन ले और उस भेदभाव को ख़त्म करके सभी को बराबरी का अधिकार दे। और अंतिम जो इसका की टर्म है वो है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है बंधुता। बंधुता का मतलब हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न जाने न माने। यानी कि हमें एक साथ मिलजुल कर एक परिवार के सदस्यों की तरह रहना चाहिए। हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए या किसी को हमें अपने से किसी को कम नहीं समझना चाहिए कि कोई फलाना व्यक्ति हमसे छोटा है, वो हैसियत में हमसे कम है, वो पैसे में हमसे कम है, वो गरीब है। इस तरह की भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। हमें एक परिवार के सदस्य की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये पूरा मतलब हुआ हमारे संविधान की प्रस्तावना का, और यही हमारे संविधान का पूरा निचोड़ है, जिन पूरा मूल्य है, सिद्धांत है जिस पर हमारा संविधान कार्य करता है, और इन्हीं सिद्धांतों पर संविधान को लिखा गया है। तो ये था हमारा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, संविधान निर्माण, जिसमें हमने संविधान के कुछ पहलुओं पर हमने चर्चा की और ये जानने की कोशिश की कि संविधान क्या है, इसे क्यों बनाया गया, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, और किन मूल्यों, किन सिद्धांतों, किन आदर्शों पर हमारा संविधान बनाया गया है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।